एज फार एज योर पार्ट 3 इज कंसर्न, यहाँ से पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज नोन टू बी द एकेडमिक सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है जो जीटी और एकेडमिक को आता है, लिसनिंग का। ठीक है, वो यूनिफॉर्म पेपर होता है। जो पहले दो सेक्शन है वो थोड़े से सोशल टॉपिक्स पे होते हैं। जो सेक्शन 3 या पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो थोड़ा सा एकेडमिक सिनेरियोज पे है। अब आप जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, आपने कम से कम स्कूल तो सबने अटेंड किया है, अगर आपने फर्दर स्टडीज नहीं की है तो। अग्री? तो कह लेंगे स्कूल वाले सिनेरियोज हैं, जैसे आप आपस में कुलीग्स डिस्कशन करते थे, आपको कोई कंबाइंड असाइनमेंट्स दे दी है, आपकी टीचर्स के साथ डिस्कशंस हैं, तो ये वही वाली चीज़ है। अगर आप स्कूल तक पढ़े हैं तो समझिए स्कूल वाला सिनेरियो ले लेना है, अगर आपने कॉलेज में स्टडी किया है तो फिर कॉलेज वाला सिनेरियो, और अगर आपने यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया तो फिर वही वाला सिनेरियो। इसमें वो जिक्र बार बार यूनिवर्सिटीज का ही करते हैं, बट इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है जी फील्ड ट्रिप प्रपोजल। और अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो यू कैन सिंपली से कि एक ट्यूटर और एक स्टूडेंट की आपस में डिस्कशन है यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स अ कन्वर्सेशन सेक्शन। अब एमसीक्यूज जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, दे आर सेट ऑन द स्टैंडर्ड एमसीक्यू स्टाइल, जिसमें एक इंडिविजुअल क्वेश्चन और उसके रिस्पेक्टिव 2 3 4 ऑप्शंस। ठीक है, एमसीक्यूज का जो मेन मकसद या मतलब होता है वो यही होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। ऑप्शंस जब देते हैं तो इन तीनों में से कोई एक आंसर जो है वो करेक्ट है। और यहाँ पर जो वो लिसन और रीड की टेक्निक है ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर अनएबल टू फॉलो द टेप while द टेप इज being played, आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो होगी एक बात। एक चीज है कि आपको फोकस कहाँ पे रखना है। फोकस इसका आपका मेनली क्वेश्चन के ऊपर रहना चाहिए। मगर ड्यूरिंग द टेप आपने अगर वो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस को पढ़ना है साथ साथ। इट मीन्स टेप के साथ साथ चलना और पढ़ते रहना है, मगर फोकस क्वेश्चन पे रखना है। गुड। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे और हम समझते भी हैं। पहले मैं एक दो कीवर्ड्स आपके साथ बना लूँ जरा। कीवर्ड पे अगर मैं आऊंगा तो आई विल से अगेन कि माय डियर फ्रेंड्स, एक वर्ड ना पिक किया करें। पूरा स्टेटमेंट कीवर्ड होता है, उसको ब्रेक करना बस आपको आना चाहिए। यहां पर लिखा है द ट्यूटर थिंक्स, नाउ दैट्स योर फर्स्ट कीवर्ड। ठीक है, ट्यूटर क्या थिंक कर रहा है, अब उन्होंने आगे दैट लगा के उसको ब्रेक किया हुआ है। तो आपका इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो फोकस है वो ट्यूटर की थिंकिंग पे रहना चाहिए। कि जब ये ट्यूटर और सेंड्रा डिस्कशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज गोइंग टू बेस ऑन द ट्यूटर्स थिंकिंग। किस चीज के बारे में थिंकिंग है? दैट सेंड्रास प्रपोजल। अब सेंड्रास के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा है तो इट मींस द ट्यूटर इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रपोजल ऑफ द स्टूडेंट ही इज टॉकिंग टू। मेकिंग सेंस? और हमारे पास ऑलरेडी पता है कि प्रपोजल किस चीज का? फील्ड ट्रिप का। आप जब स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ट्रिप्स पे जाते थे, ठीक है, आमतौर पे वो फील्ड ट्रिप्स ही होता है जिसके अंदर कैंडिडेट्स को कैंपस से तरफ बाहर लेके जाते हैं। मे बी इट कुड बी अ 1 डे ट्रिप और इट कुड बी मल्टीपल डे ट्रिप। गुड। सो एज पर द आंसर, हमने क्योंकि इसको वन शॉट में करना होता है एंड द टेप इज नॉट रिपीटेड इन द एंटायर टेस्ट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड द ऑप्शंस। मगर ऑप्शंस को रीड करके ओवरलोड नहीं होना, क्योंकि इसमें ओवरलोडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन ए पढ़ूं, यहां पे लिखा है शुड बी रीऑर्डर्ड इन सम पार्ट्स। नाउ दैट्स द सजेशन गिवन बाय द ट्यूटर। कहां पे? सारा नहीं, कुछ हिस्सों में। इफ द ट्यूटर इज गोइंग टू गिव दिस एडवाइस देन दिस इज द आंसर। और अगर ट्यूटर कहते हैं जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेट है, आपको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, फिर ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सेज जी नीड्स अ कंटेंट्स पेज। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को कुछ ऐड करना, और ऐड भी उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, स्पेसिफिक चीज है, कंटेंट्स पेज ऐड करें, प्रपोजल में वो मिसिंग है। और अगर कंटेंट्स पेज ऑलरेडी है, या ट्यूटर कहते हैं जी कंटेंट्स पेज को थोड़ा सा रीडिजाइन कर लें, तो फिर ऑप्शन बी तो वैसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि रीडिजाइन या रीऑर्डरिंग या रीडूइंग इज नॉट दिस ऑप्शन। ऑप्शन बी का मतलब है कि कंटेंट पेज है ही नहीं है, लगाना है अभी या ऐड करना है। और ऑप्शन सी में लिखा है जी
out to include more information means कि you have to include या you must add some more information. इसका मतलब कि जो proposal आया है प्रोफेसर के पास, the professor is not satisfied with the amount of details in the proposal. So maybe professor says कि you need to add something. अब add something या maybe professor gives some details. ठीक है, अगर वो कहेंगे जी ये चीजें ऐड कर लें तो फिर ये आंसर होगा, और हो सकता है वो इसके रिवर्स में आंसर दे दें कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल्स ऐड कर दी, ये चीजें माइनस कर दें, फिर ऑप्शन सी भी आउट हो जाएगा। तो आंसर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में आ सकता है। आपका ड्यूरिंग द टेप इसको पढ़ना है साथ साथ है, मगर फोकस रखना है कि ट्यूटर ने सजेस्ट क्या किया है, दैट्स एक्चुअली यू आर सीकिंग फॉर। ठीक है, अब इसका एक आंसर रिवर्स मोड में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी स्टूडेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं ऐसा ना कर लूँ, या मैं ये वाला चेंज ना कर लूँ, या मैं ये चीज ऐड ना कर लूँ, या ये चीज डिलीट ना कर दूँ। एंड मे बी प्रोफेसर सेज ओके फाइन, यस, it means professor is giving consent. If the professor is giving consent, then that could be the answer. इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉर्म में आंसर आना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट इट लुक्स लाइक के जो ट्यूटर है उसने आंसर देना। तो अगर ट्यूटर ने ना आंसर दिया और फिर वो आगे चले गए तो फिर आंसर किसने दिया? आंसर में भी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया हो, ट्यूटर ने सिर्फ कंसेंट दे दिया हो। तो ये दोनों चीजों में आपने सुनना है। बिगड़ एक ही क्वेश्चन करते हैं अभी। आई जस्ट रोल फॉर 21। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, यहां से सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, मैं टेप को प्ले कर रहा हूँ। That is the end of part 2. You now have मैंने थोड़ी फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है, सो दैट वी कैन गो टू द टास्क। proposal. And even in the you wanted to see you Now listen carefully and answer questions 21 to 24. ओके, दिस टाइम आई विल लेट इट रोल फुल, 21 का पूरा रोल होने दूंगा। आपने तीनों ऑप्शंस को सुनना है, और सुनने के बाद आपने इसको फाइनल करना है, या सुनते सुनते भी कर सकते हैं। Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group's proposal, the one you're submitting for the Geography Society field trip competition. Uh-huh. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. Oh. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. So read it through carefully before submitting it, okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. Okay. As for the writing itself, I've annotated Difference. Better sequence. Better sequence. It means you're gonna go for option. Which option? अच्छा जी, ए। कुछ लोग कह रहे हैं ए, और जी एनीबडी एल्स? ऑप्शन बी। ठीक है, वी हैव वन आंसर फॉर द बी, वन आंसर फॉर द ए। एंड व्हाट अबाउट सी? सी नहीं है? मुझे तो सी लग रहा है। वैसे आपने कहा नहीं था कि ये डाटा ठीक नहीं है, ये करो। हाँ जी, डॉक्टर साहब बता दें बी क्यों है? कुछ तो सुना आपने। चलिए, जिन्होंने ए मार्क किया वो बता दें ए क्यों है। ठीक है, चलिए मान लिया उसने बोला है बेटर सीक्वेंस्ड, मैंने भी सुना है, मगर उसने कंटेंट्स पेज भी तो बोला है, उसको क्यों नहीं हम आंसर मार्क कर? व्हाई नॉट? सर ऊंचा बोलिएगा। पर सर वहाँ पे कंसेंट आ गया था। अच्छा चलें ठीक है, कंटेंट्स पेज की बात की, नीड की बात नहीं, तो फिर क्या बात की थी कंटेंट पेज की? वो तो ठीक, कंटेंट पेज के बारे में क्या कहा ना, इसके बारे में कुछ तो बोला था, खाली कंटेंट पेज का वर्ड तो नहीं ना बोला प्रोफेसर ने। ही सेड समथिंग अबाउट द कंटेंट्स पेज। लेआउट की बात है फिर तो
आंसर में डाल सकते हैं इसको हम, यहाँ इसको मिक्स कर सकते हैं। और जी और बताएं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, ये मैं वही चीज पे आपको लेके आ रहा हूँ कि लिसन एंड रीड। हम कई बार एक वर्ड सुन लेते हैं मगर हमें उस स्टेटमेंट की समझ नहीं आती है, और अगर हम वो फाइनल नहीं कर पाते हैं, फिर हम जब अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं फिर हम एक ब्लफ कर लेते हैं कि यार कंटेंट पेज का भी सुना था, रीऑर्गेनाइज का भी सुना था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भी। हाँ हाँ, तो आंसर तो मार्क करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका -1 नहीं होना। एग्री है ना? दिल में तो ऐसी बात ही चल रही है इतना कि ये ठीक है, वो जो है ना, यू आर अनएबल टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू जस्ट हर्ड समथिंग बट यू डिडंट एबल टू कॉम्प्रिहेंड। ओके, मैं इसको रोल बैक कर रहा हूँ। हमने अगर एमसीक्यूज पे ग्रिप लेनी ना, और हम चाहते हैं कि हमारे एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स हैं, एमसीक्यूज में 20 से 22 क्वेश्चन आने एग्जाम में, 20 से 22 एमसीक्यूज हैं, तो हम इसको हल्का नहीं ले सकते, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट द हायर बैंड। वी हैव टू सॉर्ट आउट अ वे सो दैट वी कैन डू एमसीक्यूज इन अ बेटर वे। हम जो टेक्निक प्रैक्टिस करने लगे हैं वो है लिसन और रीड। इस पे आपने फोकस रहना है कि चलते चलते टेप में पढ़ने की कोशिश करनी कि किस बुलेट के बारे में बोला क्या है, खाली वर्ड नहीं, उसके बारे में क्या बात हुई है। ठीक है, मेरे को पीछे कर रहा हूँ। Have a few things to back on your. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group's proposal, the one you're submitting for the Geography Society field trip competition. Uh-huh. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. Oh. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document. ठीक है, अब प्रोफेसर साहब देने लगे, इवन इन एन आउटलाइन बोला उन्होंने, आउटलाइन डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा पीछे करते हैं। Society field trip competition. Uh-huh. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. ठीक है, ये तो बस टॉपिक चूज करने में बात आ गई। अब यहां से आगे ध्यान से सुनना, बिकॉज ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या अच्छा है इसमें और क्या नहीं है। Oh. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal. Typos and problems of layout in the proposal. ऑप्शन सी की तो बात नहीं लग रही है क्योंकि मोर इन्फॉर्मेशन पे तो उन्होंने भी कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया। ए और बी से रिलेटेड बात है, टाइपोज एंड लेआउट। लेआउट की बात करूं तो ऑर्डर की बात आ रही है, ऑप्शन ए पे जा रहा है वो। टाइपोज क्या होते हैं? और लेआउट से अगर बात करें तो ठीक है, और गुड गुड, फॉन्ट्स भी आ गए, लेआउट, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, गुड। और भी ऐड करें। आपने कभी वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट आप लें तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं कि ब्लैंक पेज चाहिए या क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीवी चाहिए, टेम्पलेट्स बने होते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट बनाने लगे हैं, टेम्पलेट्स बने होते हैं, वो टाइपोज होते हैं बेसिकली। ये सारे वही टाइपोज हैं। बजाय इसके कि आप जीरो से क्रिएट करें ब्लैंक पेज के ऊपर, आपको एक डिजाइन मिल जाता है, आप उस डिजाइन में अपनी चीजें पुट अप कर दें। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं स्पेलिंग्स, ये वो, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस पे अब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आउटलाइन में टाइपोस के लिए थोड़ा सा अपने केयरफुल रहना है। And even in the contents page. एंड इवन इन द कंटेंट्स पेज। अब उन्होंने बात शुरू की थी पूरी आउटलाइन की, वो पूरे प्रपोजल की बात करें। अब प्रपोजल कितना लंबा ये तो उन्होंने नहीं बताया, मगर उन्होंने कहा इन एन आउटलाइन डॉक्यूमेंट लाइक दिस बिकॉज इट्स अ प्रपोजल। अभी ये पूरा पेपर प्रेजेंटेड नहीं है विद द डिटेल्स। तो प्रपोजल में उन्होंने कहा है कि आपने टाइपोस पे जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। इवन इन द कंटेंट्स पेज के गलती होने के चांसेस होते हैं, वो बड़ा सा एक जनरल सा लगता है, तो उसको स्पेसिफाई करना आपने। इट मींस जैसे अब आपने कहा था कि नीड्स अ कंटेंट पेज, ये नहीं बोला, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट है। क्यों? इसका मतलब है कि प्रपोजल ऑलरेडी रिव्यूड हो चुका हुआ है, प्रोफेसर साहब उस प्रपोजल का रिव्यू दे रहे हैं, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि कंटेंट पेज तो आपने डाला ही नहीं है।
उन्होंने ये कहा है कि कंटेंट पेज को भी रिवाइज करना है, खाली मैं अंदर के कंटेंट की बात नहीं कर रहा। कंटेंट पेज कैसे बनाया है उसको भी रिवाइज करें आप। इट मीन्स कंटेंट पेज इज देयर, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आउट। नाउ दिस इज वेयर द लिसन एंड रीड कम्स इनटू प्ले। आपने सुना है तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये नहीं है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स कौन से फोकस करने थे, दोबारा चलते हैं पीछे। I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. Oh. In fact, I only इनफैक्ट ये वर्ड लिख लें कहीं पे, जब इनफैक्ट आता है तब डिटेल्स में जाने लगे हैं। ये अक्सर एक वेरी यूजुअल फ्रेज है जो कि आइल्स के पेपर में यूज करते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि अच्छा है, अब इनफैक्ट ही इज गोइंग टू गो इन द डिटेल्स। have a few things to say about it, but even in an outline इवन, इवन इन, ठीक है। document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. फिर उन्होंने इवन का वर्ड यूज किया। ओवरऑल भी चेक करना और कंटेंट्स पेज को भी चेक करना है। ठीक है, तो ये जो इनफैक्ट का वर्ड है, इवन इन का वर्ड है, ये अगेन अगेन आपको फोकस करवाते हैं कि इसके बाद क्या बोल रहे हैं उन्होंने, व्हाट इज द फ्रेज और वर्ड और स्टेटमेंट आफ्टर दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो देन यू कैन फोकस ऑन द आंसर्स। तो सुनते सुनते इन वाले वर्ड्स को फोकस करें हमेशा। ये एमसीक्यूज में और सब में सब इक्वली अप्लाई होते हैं, मगर यहाँ पर इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है हमें। So read it through carefully before सो का वर्ड लिख लें। सो रीड इट थ्रू केयरफुली। submitting it, okay? Will do. ऑलराइट, तो यहाँ पे बात खत्म की है, मगर एक तरह से ऑप्शन बी डॉक्टर साहब ने, यहाँ प्रोफेसर ने आउट कर दिया। अब मोर इंफॉर्मेशन में भी बात नहीं आई है। And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. बेटर सीक्वेंस्ड, अब वो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, Okay. As for the writing, और उन्होंने कहा आई हैव मेड सम नोट्स, इट कुड बी बेटर सीक्वेंस्ड। इट मींस कि उनकी सजेशन ये है कि रीऑर्डर करें पूरा प्रपोजल। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द थिंग्स शुड बी बेटर सीक्वेंस्ड, इसका मतलब सम पार्ट्स। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। प्रोफेसर साहब का जो मेन इस पे अपना रिव्यू था वो टाइपोस की गलती पे था। उन्होंने कहा था टाइपोस को कंफर्म करें, और इसमें उन्होंने ए और बी को डिस्कस किया, सी को डिस्कस नहीं किया। गुड। नाउ इफ यू वांट टू गेट concentration up, if you want to have more focus while you are listening, if you want to have an improved vocabulary, this is the one single technique: listen and read, listen and read। अगर आपको तैयारी करते हुए या आपने मार्क करते हुए आंसर ए मार्क कर लिया है और आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाया था, वो ठीक हो भी गया, मगर अगर आपने इसको अच्छे से पिक नहीं किया, यू हैव टू रीडू इट। It's not about doing the number of tests. It's about how to prepare yourself. If we have prepared at least 10 questions of MCQs in a proper way, आपको मेथड और टेक्निक समझ आ जाएगी, फिर आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको तुक्के से कर रहे हैं तो किसी में लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, फिर किसी में आपका स्कोर अच्छा आएगा और किसी में आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो बात होती है फिर क्लिक होने की, कि आप टेप से क्लिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, आर वी गुड? मेथड समझ आ रहा है, स्कोर कैसे एलिवेट करना है? ठीक है, अगला सवाल करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम आराम से। 21 का आंसर हमारे पास ए है। ओके जी, अब हम 22 पे फोकस करेंगे। इट सेज द प्रपोजल वुड बी इजियर टू फॉलो। ठीक है, अगेन सजेशन आ रहा है, द प्रपोजल वुड बी इजियर टू फॉलो। यहां तक एक ही कीवर्ड है ये, इफ सेंड्रा। ठीक है, अब अगर आप ये इफ का क्लॉज समझने की कोशिश करें, इफ का क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में आता है और ये आपकी राइटिंग में, रीडिंग में और लिसनिंग में आपके सामने लगा हुआ है, तो ये आएगा। आपको इफ को समझना है हमेशा। ठीक है, इफ का क्लॉज सेंटेंस में दो तरह से हम यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, या तो इफ हम लगाते हैं सेंटेंस के शुरू में, या हम इफ लगाते हैं सेंटेंस के दरमियान में। अगर सेंटेंस के दरमियान में लगा तो इफ से पहले कभी भी कॉमा नहीं आता, ये ग्रामेटिकल चीज है इसकी। और अगर हमने इफ सेंटेंस के शुरू में लगा दिया है तो उस सेंटेंस में लाजमी दरमियान में कॉमा आना चाहिए। अब कॉमा क्यों आना चाहिए? क्योंकि इफ का स्टेटमेंट दो चीजें बताता है आपको।
जैसे हम अगर की बात करते हैं, अगर ये हो तो फिर ये होगा, इसको हम कहते हैं कॉज और इफेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हम इफ की बात करते हैं तो इसके फौरन बाद, इस वर्ड के बाद, वी ऑलवेज राइट द बेसिकली कंडीशन। होना क्या चाहिए और उसका असर क्या होगा, इफेक्ट क्या आएगा। अगर तो इफ का सेंटेंस दरमियान में लिखा है तो इफेक्ट पहले लिखा होता है। अब इफेक्ट क्या है, इजियर टू फॉलो। अगर ये किया या अगर ये कंडीशन अप्लाई की तो फिर इजी हो जाएगा फॉलो करना। और अगर मैं इफ का सेंटेंस, इफ का वर्ड सेंटेंस के शुरू में लगा दूं, तो इफ वर्ड के बाद पहले मैं लिखूंगा कंडीशन, फिर लगेगा कॉमा, और कॉमा के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा इसका इफेक्ट होता है, कि अगर हमने ये किया तो उसका असर ये होगा। इसको आप कॉज और इफेक्ट से याद रख लें। गुड। इसलिए जब भी इफ की कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, हमेशा लिखते हुए भी और सुनते हुए फोकस रहना है। अब इसका मतलब है सैंड्रा हैज टू डू समथिंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ इजियर टू फॉलो। रिजल्ट उन्होंने पहले लिख दिया क्योंकि इफ का क्लॉज या इफ का जो स्ट्रक्चर है उसमें इफ का वर्ड सेंटर में लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे कीवर्ड बनाना आ गया है इसका। जब भी इफ का वर्ड आएगा तो इफ से पहले सारा एक कीवर्ड है, क्या है जी, इजियर टू फॉलो। ठीक है, अब सेंड्रा को क्या करना है, तीन ही काम लिखे हुए हैं। या तो उसको इंसर्ट करना है सब हेडिंग्स को। ठीक है, इफ सेंड्रा इंसर्टेड, क्योंकि वुड बी पे है, तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे कंडीशनल में बता रहे हैं कि अगर आपने हेडिंग्स ऐड की होती, सब हेडिंग्स, तो आसान होता पढ़ना। अगर आपने ज्यादा पैराग्राफ बनाए होते तो आसान होता पढ़ना। या आपने सेंटेंसेस को छोटा लिखा होता तो आसान होता पढ़ना। इसका लेके इनडायरेक्ट वे में वो उसको सजेस्ट करें कि ये करो, क्योंकि फिलहाल वो आसान नहीं है फॉलो करना। हाँ जी, वी गुड। हमें स्टेटमेंट समझ आ गया। लेट्स रोल इट नाउ। Itself, I've annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you've often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, it's quite hard to follow your train of thought at times. Oh, So, cut them down a bit, can you? really? Yes, and सही है, पक्का, सी के अलावा। बातें तो तीनों की क्या है, पैराग्राफिंग भी आई है, हेडिंग्स की बात भी आ गई, इसमें तो तीनों ऑप्शंस बोल दी हैं। लेकिन कमांड एक ही दे दी है। ठीक है, बात यह है कि सवाल समझ आ गया। इफ यू हैव गेट द ग्रिप ऑफ द क्वेश्चन, वो जिस मर्जी एंगल से घुमा के बात कर रहा हूं, आपको आंसर हमेशा मिलेगा। दिस इज वेयर द कीवर्ड कम्स इनटू प्ले, कि आपकी कीवर्ड मार्किंग कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी कीवर्ड मार्किंग स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्वेश्चंस तंग करेंगे, चाहे लिसनिंग के हैं तो चाहे रीडिंग के हैं। अभी कीवर्ड मार्क कर लिया था, आपको समझ आ गई, इफ का क्लॉज समझ लिया हमने, ऑप्शंस पढ़ी, आपको आंसर मिल गया। हाँ जी, डू वी नीड टू रिपीट? ये 22 में आंसर सी है इसका। उन्होंने बात ही शुरू की कि आपने सेंटेंसेस लॉन्ग रखे हुए हैं, बीच में उन्होंने कहा कि एज अ कॉन्सिक्वेंस, ऑल दो आपने पैराग्राफिंग भी की है, आपने सब हेडर्स भी लगाए हैं, फिर भी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना मुश्किल है। दैट्स व्हाई यू नीड टू कट देम डाउन, मींस सेंटेंस को छोटा करें। हाँ जी, दसो जो सुनना है दोबारा थे। वी गुड, सबको सोच लें। वी गुड, ऑनलाइन फ्रेंड्स ऑल ओके है? कोई यस का मैसेज ही कर दें। नींद आ रही है, हैं? सोना है इधर, है बिस्तर लगा दें। चलो सही है, चलो शुक्र है जाग रहे हैं, कोई मिनाहिल भी जाग रही हैं। और आपका नाम अहमद आ रहा है, बट आई डोंट नो द रियल नेम। आप भी जाग रहे हैं, ईशा भी जाग रहे हैं, चलो दैट्स गुड। सर वो 22 सॉरी गलती में शुरू में हो गया था सर, अमरीन नाम है। अमरीन, ठीक है अमरीन जी। ऑलराइट जी, नाउ आई एम गोना रूल 23 एंड 24। ठीक है, मैम अगर आपको टाइम दे रहा हूँ, इनके कीवर्ड्स मार्क करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद इसको मैं प्ले करूंगा।
जी फ्रेंड्स, पढ़ लिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फॉर्मेटिंग के ऊपर। अब कंटेंट पे नहीं है, कंटेंट की बात खत्म हो गई है। ठीक है, फॉर्मेटिंग वही है कि फॉन्ट कौन सा यूज किया, नंबरिंग कैसे की है, हेडिंग्स क्लियर है कि नहीं है, अंडरलाइन किया है कि नहीं किया, बोल्ड किया है कि नहीं किया, ये वाली बात होने लगी। ठीक है, और 24 में है कि उसका जो फील्ड ट्रिप के लिए उसने जगह चूज की है, नेवहो नेशनल पार्क, व्हाई शी चोज दिस वन। ठीक है, आई थिंक ये जापानीज है तो नेवर जो भी बोल सकते हैं, मगर आई थिंक ये नेवर होगा। ठीक है, टेप में आई थिंक उसने यही बोला। ऑलराइट जी, लेट्स लिसन टू इट एंड लेट्स सी हाउ दे डू इट। Don't forget simple formatting like numbering. Didn't I use page numbers? I didn't mean that. Look, you've remembered to include headers and footers, which is good, but listing ideas clearly is important. Number them or use bullet points, which is even clearer. Then you'll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. Oh, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of which were shot there. As a consequence, it feels very familiar to me, and it's awesome, both geographically and visually. So it's somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener. ऑलराइट जी, क्या आंसर है जी 23? Is ऑलराइट, एंड 24? B. B. बी सी। चले पहले 23 को क्लियर कर लेते हैं। 23 सबका आंसर ए है कि बी और सी भी है किसी का? अगेन इस पे तीनों बोले हैं उसने। हाँ जी, मैं भी कर देता हूँ। They talked about the separate points as well. They talked about the headers and footers as well, and they definitely talked about the page numbers as well. अब मैं सिर्फ 23 को प्ले करूंगा, फाइनल कर रहे हैं इसको आंसर को। Itself, I've annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you've often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, it's quite hard to follow your train of thought at times. Oh, So, cut them down a bit, can you? really? Yes, and don't forget simple formatting like numbering. Didn't I use page numbers? I didn't mean that. I didn't mean that. सी में लिखा जी पेज नंबरिंग was not used in an appropriate way. तो प्रोफेसर ने वहीं पे स्टूडेंट को क्लियर कर दिया है कि पेज नंबरिंग की है और वो ठीक भी है, वो गलत नहीं मैं कह रहा। इट्स नॉट अबाउट द पेज नंबरिंग। Look, you've remembered to include headers and footers, which is good. You included headers and footers. ऑप्शन बी की बात हो रही थी, headings were not always clear. उन्होंने कहा which is good, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सी को भी निकाल दिया, बी को भी निकाल दिया उन्होंने। Indirectly he has already given you the answer. But listing ideas clearly is important. लिस्टिंग आइडियाज, लिस्ट का मतलब होता है अगर आपने एक लिस्ट बनानी है तो उसको लेबल करें। जैसे बुलेट्स लगाते हैं हम, एबीसी लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं। उन्होंने कहा वो सही से लेबल नहीं है, लिस्टिंग इज नॉट क्लियर। Number them or use bullet points. ठीक है, इसका ने कहा आपने एक हेडर दिया और नीचे बस 4 5 सेंटेंसेस लिख दिए, वो देखने में लग ही नहीं रहा कि वो बुलेट्स हैं, क्योंकि उनकी कोई लेबलिंग नहीं हुई, प्रॉपर नंबरिंग नहीं हुई, फॉर्मेटिंग इज नॉट देयर। दैट्स व्हाट द प्रोफेसर इज टेलिंग अस। हेडर्स भी हैं, और वो तो अभी पिछले पैरा क्वेश्चन में भी हमने देखा, उन्होंने कहा जी आपके सब हेडिंग सब अच्छे हैं, पैराग्राफिंग ठीक है, तो उसने यहाँ पे दोबारा बात रिपीट की है। तो सी भी नहीं था, बी भी नहीं था, आंसर था 23 का ए। जो सेपरेट पॉइंट्स हैं बुलेट्स के, वो लेबल्ड नहीं है। हाँ जी, वी गुड। सिंपल लिसन एंड रीड की टेक्निक अप्लाई की, इसमें तो पैराफ्रेजिंग भी इतनी हाई नहीं है। सुना है और पढ़ा साथ साथ, दैट्स द टेक्निक। सुनना और पढ़ना है, आपने अपने आप को इस लेवल पे लेके आना है। इफ यू आर एबल टू डू इट, जॉब इज डन। फिर उसके बाद वोकैब आ जाती है, जहां पे पैराफ्रेजिंग होगी वहां पे वोकैब पे काम करना है। फिर पूरी टेप समझ आनी शुरू होगी कि टेप कहाँ पे है, क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। हाँ जी, 23 किसी को अगर कोई इशू हो तो
यू गुड? ऑलराइट, अब 24 करते हैं. which is even clearer. Then you'll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. Oh, I've always wanted to go there. अच्छा, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इसके अंदर. ठीक है, डिफरेंट कैसे है? मैं आपको एक क्यू दे देता हूं, आपने मुझे बताने के डिफरेंट क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ये इनडायरेक्ट वे में उन्होंने इसको एलिमिनेट किया था. उन्होंने कहा था कंटेंट्स पेज को रीचेक कर ले, इसलिए नीड का वर्ड आउट हो गया. ये एलिमिनेट हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट था. ठीक है, सी की तो बात नहीं, जो ए उन्होंने हमें आंसर दिया. इसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि ये दोनों ठीक है, ये इंप्रूव नहीं करना, ये ओके है, मगर आपके सेंटेंसेस जो है ना वो ठीक नहीं है. इसका मतलब कि प्रोफेसर ने इन दोनों को एलिमिनेट किया था, उन्होंने इसको इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन देके आउट कर दिया है. ऑप्शन सी 23 में तो क्लियरली उन्होंने इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. 21, 22 and 23, same pattern is being followed. They are giving you answer and they are contradicting the questions which is not the answer. 24 में ऐसा नहीं होना. हिंट ये है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं होना, तीनों आंसर्स स्टूडेंट बोलेगी और वो करेक्ट भी हैं ना. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे निकालना उसमें से, इसको ध्यान से सुनना है कि व्हाई शी बिकेम इंटरेस्टेड. ठीक है, मगर जो तीनों चीजें लिखी हैं वो तीनों ही करेक्ट है. ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज भी आता है जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता कुछ भी, बट स्टिल आंसर एक ही ऑप्शन होगा. ठीक है, उसके अंदर ट्रिक होती है. अब मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा, इसको दोबारा सुनना है और मुझे आंसर देना आपने. रीजन यही है कि आंसर ये वाला क्यों है, बाकी क्यों नहीं, बोले तो सारे हैं. Which is even clearer. Then you'll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. Oh, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of which were shot there. As a consequence, it feels very familiar to me, and it's awesome, both geographically and visually. So it's somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener. देखिए, subsequent research I did, आर्टिकल्स की बात हुई है, yes. फोटोग्राफ्स की बात हुई है 100%. मूवीज की बात हुई है 100%. तीनों ऑप्शंस में उसने कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं किया, तीनों काम किए हैं उसने. आंसर क्या है हमारा? फादर का जिक्र किया, फादर का जिक्र तो इधर है ही नहीं. किधर लिखे फादर का? ऑप्शन अच्छा ठीक है, और जी क्वेश्चन वहां पे स्टैंड कर रहा है कि हम इधर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आपने ये प्रपोजल क्यों दिया, तो Fair enough. इसके बारे में उसने अपने फादर से इस फिल्म के बारे में सुना है, जो इस फिल्म की इसने बात की. ठीक है, किसी एक फिल्म की तो बात ही नहीं की उसने. और जी, जो फिल्म पे टिके हुए हैं मूवीज वाले पे एक्सप्लेनेशन दें. वाई बी इज द आंसर. ठीक है, चलें ठीक है. और कितनी मूवीज देखी उसने? काफी. हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है ना, उन्होंने किसी एक मूवी का तो नाम भी नहीं लिया. उन्होंने मूवीज की जॉनरा बताई थी, काउबॉयज मूवी एंड ऑल दैट. दे डिडंट टॉक अबाउट कि ये वाली मूवी देखी. ठीक है, ऑलराइट. तो जो ये आर्टिकल्स पढ़े उसने ये क्यों नहीं आंसर हो सकता? व्हाई नॉट ए? ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए, आपने आंसर जो बताया ना, आंसर ठीक है, मगर आप ना इसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. ये टेस्ट एज पर मी ना इतना मुश्किल नहीं बना हुआ ये सारा, ये जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. एमसीक्यूज इससे भी बहुत ज्यादा हार्डर आ जाते हैं. यू नीड टू वर्क ऑन दिस सो दैट यू नो कि क्या हो रहा है. हमारा फोकस अभी भी है कि बस आंसर क्या है वो वाली ऑप्शन पता लग जाए, जो बाकी है उसके ऊपर हम फोकस करना भी नहीं चाहते. नहीं है जी, हम नहीं इसके बारे में बात करनी. ठीक है, लेट्स डू इट अगेन.
idea. No, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of I was subjected to see, kind of forced to see. ठीक है, तो फादर देखते थे तो फिर मैं भी साथ बैठ के देख लेती थी. which were shot there. Mhm. As a consequence, it feels very As a consequence, ये लिख लें फ्रेज प्लीज. टेप में सुना करें क्या बात हो रही है, ऐसे कैसे सीखेंगे, अंग्रेजी नहीं सीखनी. एज अ कॉन्सिक्वेंस, इसके नतीजे में क्या होगा. familiar to me, and it's awesome, both geographically and visually. So it's somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online Subsequent research I did, ये भी लिखें. Subsequent का वर्ड. Subsequent research. Subsequent research. ठीक है. Subsequent मतलब कि इसके बाद फिर जो मैंने रिसर्च की है और जो फिर मैंने पिक्चर्स देखी हैं. The reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. No, I've always wanted to go there. My father was a great fan of cowboy films and the Wild West, so I was subjected to seeing all the epics, many of which were shot there. As a consequence, it feels very familiar to me, and it's awesome, both geographically and visually. So it's somewhere I've always wanted to visit. The subsequent research I did and the online photographs made me even keener. Even keener. ये even का वर्ड फिर आ गया. सीखें, आयल्स के ट्रिक सीख लें, सारे साल हो जाएंगे. सिर्फ वोकैब निकालनी है इसमें से. ठीक है. सो अगेन शी इज टॉकिंग अबाउट इवन कीनर. यहाँ पे उसने फोकस किया है. अब उसने जो रिसर्च की है और ऑनलाइन जो पिक्चर्स देखी हैं वो मूवीज के बाद आई हैं. जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने एक तो फर्स्ट इनिशियल प्राइमरी का वर्ड यूज नहीं किया हुआ. अगर वो ऐसा वर्ड यूज करता फिर तो सीधा बी पे चले जाते कि इंटरेस्ट शुरू कहाँ से हुआ. इनिशियल का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, फिर तो मूवीज होता आंसर. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया हमें. तीनों ऑप्शंस बोल रहे हैं और वो तीनों ऑप्शंस उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया है. हमने देखना था कि एक्चुअली मेन इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ. प्राइमरी इंटरेस्ट. जो सब्सिक्वेंट वर्ड है वो तो मूवीज के बाद आया ना, फिर उसने एज अ कॉन्सिक्वेंस बोला है. सो दीज ऑल वर्ड्स आर डायरेक्टिंग कि मूवीज वाज द एक्चुअली मेन पॉइंट जहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. और उसके नतीजे में देन शी डिड द रिसर्च, देन शी सॉ द फोटोग्राफ्स एंड देन शी बिकेम मोर इंटरेस्टेड. हाँ जी, वी गुड. वी गुड. अच्छे से सीखना है कि बस गुजारा करना है इसमें. मुझे लगता है आप सिर्फ गुजारा करने वाले स्टूडेंट हैं कि बस किसी तरह आ जाए बैंड, जिस तरह मर्जी है, सानू कोई नहीं पता. ठीक है. फिर इसका जुगाड़ू सिस्टम है. ठीक है. रोज कम से कम को 10 टेस्ट कर लिया करें. प्रैक्टिस कर करके वैसे ही रटे लग जाने आपके, तो एग्जाम में चांस लग जाएगा 6 6.5 बैंड आ जाएगा. अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस कम करें मगर अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लें तो 10 टेस्ट से भी 7 और 8 बैंड निकाल सकते हैं आप. मगर है कि आप सीखे तो सही वो बोलते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, मैंने सुनते हुए किन वर्ड्स पे फोकस करना है, कैसे सेटिंग आ रही है. दैट इज एक्चुअली वे द प्रेप लाइज. अदरवाइज तो इट्स जस्ट रटालाइजेशन. एक टेप उठाई, पेपर परफॉर्म किया, दूसरा पेपर पकड़ा. आप 1 साल बाद भी मुझे ये कहेंगे मुझे एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने टेक्निक पे काम नहीं किया होगा. टेक्निक पे काम कर लें, आप जिंदगी भर आगे पढ़ना है ना जाके, एमसीक्यू उस पर फंसेंगे नहीं कभी भी. दैट्स द ट्रिक. जो सा मर्जी पेपर उठा के कर लें, जिस मर्जी लेवल का कर लें. हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन.